नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। अगर जीत हो रही है तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। बहुत सी कमियों पर जीत पर्दा डाल देती है। लेकिन अगर माकूल जीत ना हो या फिर हार हो जाए तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि लोगों का धैर्य टूट जाता है और उसके बाद तरह तरह की बातें सामने आने लगती हैं जो भविष्य के गतिविधियों पर एक तरह से इशारा करने लगती हैं, बताने लगती हैं कि देखिए ये ट्रेलर है और आने वाले दिनों में पिक्चर क्या होने जा रहा है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऑर्गेनाइजर मुखपत्र है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और उसमें एक लेख छपा है और ये अंग्रेजी में आता है ऑर्गेनाइजर, हिंदी में आप जानते हैं पांचजन्य छपता है। और उस लेख ने ऐसा लगता है कि एनडीए के भीतर खास तौर पर जो महाराष्ट्र की यूनिट है एनडीए की, उसके अंदर खलबली मचा दी है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एनडीए उस तरह से उस स्वरूप में रह पाएगा महाराष्ट्र में जैसा कि अभी दिख रहा है, जबकि सामने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है महज 4 महीनों के बाद। अभी फिलहाल जो एनडीए की स्थिति है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उसके साथ जुड़ी हुई है अजीत पवार की एनसीपी। अजीत पवार की एनसीपी ओरिजिनल एनसीपी कही जा रही है, शिवसेना एकनाथ शिंदे की ओरिजिनल शिवसेना कही जा रही है। लेकिन इस बार के जो चुनाव नतीजे आए हैं उसमें जनता ने ओरिजिनल कुछ और ही साबित कर दिया है। शरद पवार को 10 सीटों में 8 सीटें दे दी हैं। 10 पर लड़ी शरद पवार की एनसीपी, 8 पर जीत गई और महाराष्ट्र में कहा जा रहा है बेस्ट स्ट्राइक रेट शरद पवार की एनसीपी का रहा। घड़ी जो चुनाव निशान था वो छिन गया था और वो तुरतुरी का चुनाव निशान मिल गया और उस तुरतुरी बाजे के साथ ही लोगों ने उन्हें अपना लिया और 10 में से 8 सीटें जीत ली। लेकिन भतीजे अजीत पवार के साथ क्या हुआ? उन्हें एक तो सिर्फ मिली 4 और उस 4 में से भी 1 पर ही जीत पाए। और ऐसी स्थिति में अब प्रश्न उठ रहा है कि जो दयनीय स्थिति हो गई एनडीए की महाराष्ट्र में, उसका आखिर हासिल क्या है? आने वाले दिनों में क्या टूट की संभावना है? क्या अजीत पवार एनडीए छोड़ने वाले हैं? क्या वो वापस अपने चाचा के पास यानी कि शरद पवार के पास जाने वाले हैं? और जो संकेत सामने आ रहे हैं उससे चीजें बहुत ही स्पष्ट हैं। आज पुणे में थे अजीत पवार, उनसे पूछा गया कि देखिए ऑर्गेनाइजर ने तो आपके बारे में तरह तरह की बातें की हैं, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? ये बातें तो किसी सहयोगी के बारे में कही नहीं जाती हैं, ऑर्गेनाइजर आरएसएस का मुखपत्र है। तो उनका जवाब था, देखिए मेरा ध्यान इस वक्त विकास की तरफ है और मैं उन सब बातों पर अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्लियरली अपनी बातों को वो रोक रहे हैं। अजीत पवार ऐसे व्यक्ति हैं जो खुल करके बोल देते हैं अपनी बात, लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। एक दबाव है जो महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजर में कहा क्या है, क्या क्या बातें हुई हैं उसमें, उस बारे में भी आपको जानकारी देते चले। कहा ऑर्गेनाइजर में जो लेटेस्ट इश्यू है उसमें यह है कि महाराष्ट्र में जहां तक हार का सवाल है तो वो इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र में बहुमत के बावजूद, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ये दोनों दलों की बहुमत के बावजूद अजीत पवार को शामिल करने का फैसला नितांत गलत था। अजीत पवार को शामिल करने से भारतीय जनता पार्टी की जो ब्रांड इमेज थी, यह शब्द यूज किया गया है, नंबर 1 पार्टी के तौर पर एक उदात्त छवि, एक अच्छी ब्रांड की जो इमेज थी भारतीय जनता पार्टी की, वो अजीत पवार को साथ लेने से खराब हो गई और इसी कारण से चुनावी हार हो गया। यानी कि अजीत पवार ने ब्रांड खराब कर दिया भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का, और नतीजा है चुनावी हार। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, आप जानते हैं, उसमें से मात्र 17 सीटों पर एनडीए जीत पाई, जबकि पिछली दफा एनडीए की सीटें थी 41,
41। इस बार 30 सीटें चली गई हैं MVA यानी कि महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन को, और ये अपने आप में एक ऐसा आंकड़ा है जिसने वहां के सत्ता पक्ष में खलबली मचा दी है, और लोग बाग ये बातें कर रहे हैं कि अब एनडीए में टूट की तैयारी है। इंडिया 30 और मात्र 17 सीटों के साथ एनडीए, और ये आंकड़ा ऐसा है जो भविष्य के नतीजों की ओर इशारा कर रहा है। क्या महाराष्ट्र में अगर कुछ फेरबदल नहीं हुआ, उलट पुलट नहीं हुआ और इसी तरह का माहौल रह गया, तो क्या वहां पर इंडिया की सरकार बनने वाली है? क्या वहां पर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली है? एनडीए की सरकार जाने वाली है? अटकलों के दायरे में ये तमाम बातें हो रही हैं, और इसी बीच ऑर्गेनाइजर का ये लेख, जिसने कि सीधा हमला अजीत पवार पर कर दिया है और एक तरह से ठीकरा फोड़ दिया है और कह दिया है कि हार अगर हुई है तो अजीत पवार की तरफ से हुई है। सामने आए छगन भुजबल और उन्होंने अपनी तरह से कुछ बातें कहने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, हमें तो 4 ही सीटें मिली थी, उसमें से 2 सीटें ऐसी थीं जिस पर भारतीय जनता पार्टी वालों ने ही अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, हमारे तो उम्मीदवार थे ही नहीं। अब रही 2 सीटें, वो थी बारामती की और रायगढ़ की। तो बारामती और रायगढ़ की सीटें मिली हैं, हम रायगढ़ पे जीत गए, सुनील टटकरे साहब जीत गए, और बारामती हम हार गए। लेकिन जो बाकी की 2 सीटें थीं, शिरूर की और धाराशिव की, वो तो हमारे उम्मीदवार थे ही नहीं, हमारी टिकट पे खड़े करवा दिए गए थे। तो ये कहना बड़ा ही गलत होगा कि हम 4 सीटें लिए और 1 ही सीट जीत पाए। और लगे हाथ उन्होंने ये भी कह दिया कि बाकी की सीटें लड़ी तो थी भारतीय जनता पार्टी वाले, और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो क्यों नहीं जीत गए। तो इस तरह से अगर सहयोगियों के बीच तल्खी वाली बातें शुरू हो जाएं, तो बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो तल्खी है और बढ़ेगी ही। अब आपको लिए चलते हैं 25 मई को स्थापना दिवस था, और स्थापना दिवस जो था उसमें ये कहा गया अजीत पवार के द्वारा कि वो शरद पवार को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, स्थापना दिवस 10 जून, माफ करें 25 मई कह गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने चाचा को मार्गदर्शक मानता हूं, और साथ ही साथ लगे हाथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं एनडीए में तो हूं, लेकिन मेरे विचार इनसे मिलते नहीं हैं, मेरे विचार जरा अलग हैं। अब आप समझिए इसके क्या मतलब है। इसके साथ ही साथ ये भी बात कही गई कि महाराष्ट्र में जो मुस्लिम आरक्षण है वो एक ऐसा सतत मुद्दा बना हुआ है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, बावजूद इसके कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया है, और हमारी चली तो हम इसे लागू करेंगे। एनसीपी के ही एक नेता ने यह बात कही, अजीत पवार की एनसीपी की। अब सोचिए ये सारी बातें जो हैं वो आपको किस तरफ ले जा रही हैं, किस तरह के भाव हैं इस वक्त एनसीपी अजीत पवार में, क्योंकि ये बातें तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री की लाइन से बिल्कुल अलग है। अभी एक राज्यसभा की सीट आई थी तो उस पर नामांकन होना था। अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा, जो कि बारामती में सुप्रिया सूले से चुनाव हार गई, शरद पवार की बेटी से, उनका नाम डाल दिया, और अब वो राज्यसभा की सदस्य बनकर आएंगी, और इस कारण से पार्टी में बड़ी नाराजगी हो रही है। छगन भुजबल और दूसरे लोग जो कि इंतजार कर रहे थे इस सीट का, अपने ही पत्नी को दे दिया अजीत पवार ने। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकली डेस्परेट हो रहे हैं वो इस गठबंधन में। उप मुख्यमंत्री हैं, बावजूद उसके ये जो चुनावी हार है ये झटके की तरह आई है, और ये डेस्परेशन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें अपने पॉलिटिकल चॉइसेस को बदलने पर मजबूर कर देगा। कहा यही जाता है कि दरअसल वॉशिंग मशीन का सबसे बड़ा जो लाभ है, जो सबसे बड़े लाभार्थी हैं, वो अजीत पवार ही हैं। पिछले साल जब अमेरिका से लौटे थे प्रधानमंत्री और भोपाल में सभा थी, तो उन्होंने सबसे बड़ा नाम, उस वक्त अजीत पवार साथ नहीं थे बीजेपी के, तो अजीत पवार का ही लिया था और कहा था कि ये घोटाले में लिप्त हैं और
कई हजार करोड़ के घोटाले की बात कही थी, लेकिन थोड़े दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी में विचार बदल गए, क्योंकि वो साथ हो गए और पार्टी तोड़ दी उन्होंने, एनसीपी तोड़ दी। अब देखिए वो कितना फायदेमंद रहा, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है और ऑर्गेनाइजर में ये लिखा गया है कि पार्टी न तोड़ी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि एनसीपी में आंतरिक कलह बहुत ज़बरदस्त चल रहा था शरद पवार और उनके भतीजों में, और ये आंतरिक कलह पार्टी को खुद ब खुद खत्म कर देती अगले 2-3 सालों में। लेकिन जैसे ही पार्टी को तोड़ा गया, उस तोड़ने से एक सहानुभूति निकली और उस सहानुभूति ने इस बार शरद पवार को 10 में 8 सीटें दिलवा दी, जबकि जो दूसरा पक्ष था अजित पवार का, वो 4 में से 1 ही सीट जीत पाया। और उसकी अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो है वो ऐसी थी कि उसने बीजेपी को भी नुकसान कर दिया। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि सामने खड़े हो गए हैं अजित पवार के, और ऐसा लग रहा है कि उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो इस लेख के बाद जो ऑर्गेनाइजर में छपा है और ज़्यादा घट सकती है। और जाहिर है कि ऐसे में अजित पवार का एनडीए में बने रहना बहुत ज़्यादा माकूल नहीं रह जाएगा। टूट की एक वजह हो सकती है ये भी कि बहुत सी सीटें अभी से मांग रहे हैं अजित पवार विधानसभा चुनाव के लिए, और ऐसे में अगर चीज़ें तरीके से नहीं होती हैं, और क्या इतनी सीटें जो मांगी जा रही हैं वो क्यों मांगी जा रही हैं, कहीं खुद से इस बात की तैयारी तो नहीं की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में चाचा शरद पवार के साथ रहना ही बेहतर होगा, और क्या शरद पवार इस बात को लेकर तैयार होंगे कि वो अपने भतीजे को वापस ले लें। ये तमाम ऐसे सवाल हैं, आने वाले दिनों में इन पर नज़र रहेगी। आप इस बात को ज़रूर महसूस कीजिए कि एक हार के बाद किस तरह से पॉलिटिकल अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट हमारे देश की राजनीति में बदल रहे हैं। संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अपने तरीके से कमेंट कर रहा है। एनडीए के भीतर महाराष्ट्र में टूट फूट की संभावनाएं हैं। अभी नीतीश और नायडू ये खामोश हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि देर सवेर इनकी जो सिफारिशें हैं वो भी सामने आएंगी, और जाहिर है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर बहुत सी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी, बहुत से नए डेवलपमेंट्स, राजनीतिक गतिविधियां आपके सामने आप तक पहुंचेंगी। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।